नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएसकेएस में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आपकी तैयारी चली होगी वो निरंतर अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनको हम आज डिस्कस करेंगे और व्याख्या सहित इसको आज हम देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। 18 से 20 साल के जो प्रश्न हैं जो यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उसे हम देखेंगे, आज चर्चा करेंगे इस पे। तो देखते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हमारा आज का विषय है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हम देखेंगे। पहले में सुमेलित करना है, महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं और दिनांक दिया हुआ है, तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। पहले का दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो है वो आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस अगर देख लें तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर इसमें से 2 का भी पता होता है आपको तो आप आसानी से डी वाला ऑप्शन चुन सकते थे, ठीक है। यानी विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो आपका 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिए, एक बार फिर से मिला लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो हो गया आपका 5 जून को हो गया, विश्व वानिकी दिवस हो गया 20 मार्च को हो गया, और विश्व ओजोन दिवस जो हो गया वो आपका 16 सितंबर को हो गया, ठीक है। इसमें भी दूसरे में भी सम्मिलित करना है, तो आइए सम्मिलित कर लेते हैं। अचरा रत्नगिरी जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। कुंडापुर जो है वो आपका कर्नाटक हो गया, और पिंचवरम जो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, वेबनाड जो हो जाएगा वो आपका केरल में हो जाएगा। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देख लेंगे। कच्छ वनस्पतियां जिसको मैंग्रोव कहते हैं, विश्व के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की क्षार सस्य वानिकी पारिस्थितिकी व्यवस्था है। भारत में कच्छ वनस्पतियों का कुल क्षेत्र लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ वनस्पतियां समुद्र तट रेखा को स्थिर करती हैं और समुद्र द्वारा हो रहे कटाव के तटबंध की रक्षा करती है। जो समुद्र द्वारा कटाव किया जाता है उससे जो तट होते हैं उनकी रक्षा ये मैंग्रोव करते हैं। कच्छ वनस्पतियां पौधे एवं जीव जंतु की ऐसी प्रजातियों के संग्रह क्षेत्र हैं जो एक लंबे विकास क्रम में आपस में संबंध रहे हैं। भारत सरकार के कच्छ वनस्पति संरक्षण और प्रबंधन योजना में 15 क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो ये देख लीजिए, ये मैंग्रोव वन की फोटो है, कुछ इस प्रकार से ये दिखता है मैंग्रोव्स, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुए के निलय के स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, सी उड़ीसा। इसकी पिक्चर भी दी हुई है, उसकी व्याख्या भी दी हुई है, तो इसको जरा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं जूम करके। ये इस कछुए के अंदर एक खास बात यह है कि ये विश्व का दूसरे नंबर का छोटा कछुआ है। जो विश्व में सबसे छोटे कछुए हैं उस क्रम में ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। और ये उड़ीसा के तट पे आकर के अपने अंडे दे देता है, ठीक है। तो इसकी जो व्याख्या दी हुई है, भारत में ऑलिव रिडले कछुए का निवास स्थल के रूप में उड़ीसा राज्य प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ ऑलिव कछुए के प्रजनन केंद्र भी अवस्थित हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करना है। पहला मगरमच्छ, दूसरा हाथी दिया हुआ है, और उपरोक्त में से कौन सी संकटापन्न जाति अथवा जातियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 1, 1, 2 और केवल 2, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों बी, ठीक है। इसमें देखते हैं कि व्याख्या भी दी हुई है। तो भारत में मगरमच्छ एवं हाथी के अलावा पक्षी, मछली, सरीसृप, स्तनपायी की बहुत सी प्रजातियां संकटापन्न। आईसीएन के रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की 47 प्रजातियां संकटापन्न हैं। हाथी परियोजना वर्ष 1992 से तथा मगरमच्छ प्रजनन परियोजना वर्ष 1975 से शुरू की गई थी। वर्तमान में रेड डाटा बुक के अनुसार भारत में 132 प्रजातियां संकटापन्न हैं, ठीक है। तो देख जाइएगा इसको। पांचवा प्रश्न देख लेंगे। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम अथवा माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो पहला दिया हुआ है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और शस्य परागण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी होंगे, ठीक है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जैव जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पर्यावरण हास्य के कारण विगत वर्षों में ही इस संकल्पना का विकास हुआ है। जैव विविधता के प्रमुख पक्ष विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें विविध पादप तथा जीव जंतु समुदाय कम्युनिटी सम्मिलित है अपने आवृत परिवेश के आवृत हैं। जैव विविधता के ये घटक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी सहायक है। मानव अस्तित्व के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपलब्धता इन्हीं जैविक घटकों की भूमिका होती है। जैसे मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम में वनस्पति जाति की मुख्य भूमिका रहती है। पौधे एवं जानवर मृदा निर्माण को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। मृदा के लिए प्रभावी पौधों की जीवन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, जिसमें विशेष रूप से मृदा से सटे हुए छोटे पौधे एवं जानवर सम्मिलित हैं। वनस्पति आवरण मृदा अपरदन सॉइल इरोजन जो होता है, ठीक है, उसकी दर को प्रभावित करता है तथा मृदा को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। इसी प्रकार अपशिष्ट का पुनः चक्रण एवं शस्य प्रागरण भी जीव पादपों द्वारा सुनियोजित होते हैं। अतः मानव की आवश्यकता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता के इन माध्यमों पर निर्भर है। ये छठा प्रश्न देख लेंगे। छठा प्रश्न है कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान की जाती है या प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन घटा करके उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नहीं किया जाता है। ये UNFCCC इसकी व्याख्या देख। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को क्योटो प्रोटोकॉल में संपुष्ट किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य वायुमंडल में अत्यधिक उत्सर्जित हो रही ग्रीन हाउस गैसों का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड पर अंकुश लगाना है। इसके तहत उन देशों और समूहों को लाभ प्रदान करने की बात की गई है जो अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कर रहे हैं, क्रय करते हैं। इसके लिए मापदंड एवं मापदंड निर्धारण यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ने किया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। ये कार्बन क्रेडिट उसको कहा जाता है जिन देशों ने CO2 के जो उत्सर्जन है उसको कम करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैसे भारत में बिरला सीमेंट की कंपनी को एक साल में 100 टन CO2 का उत्सर्जन करने की अनुमति है, लेकिन कंपनी ने अगर 80% ही CO2 का उत्सर्जन किया तो जो 20% उसके पास CO2 का जो क्रेडिट होगा वो बच जाएगा, तो वो जा करके शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। जैसा कि भारत में MCX में ये मल्टी सिक्योरिटी एक्सचेंज है, जहाँ पे कार्बन क्रेडिट की खरीद फरोख्त जो है वो की जाती है। तो वहाँ पे जा करके बेच करके या तो उससे पैसे ले सकते हैं और अपना लाभ मुनाफा कमा सकती हैं ये कंपनियां। तो जो ऐसे देश जो होते हैं, इसको खरीदता कौन है? ऐसे देश खरीदते हैं जो कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे देश इनको खरीदते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन, अब इसके बारे में हमने देखा ही है, स्टॉकहोम वर्ष 1972 संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। बी है रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पर्यावरण एनवायरनमेंट और विकास सम्मेलन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में किया गया था।
इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो UNFCCC है ये प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है भारत रामसर अभिसरण का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसरण के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप को बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? तो देख लेते हैं। इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न हो सके। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन या मनोरंजन की अनुमति दी जाए। प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मापदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के संरक्षण किया जाए। इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। डी है, इसमें सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के संरक्षण किया जाए और साथ साथ धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के संरक्षण में किया गया, साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। इसी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में रामसर अभिसरण का एक पक्षकर है। भारत में बहुत से क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इन सभी रामसर स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम संरक्षण किया जाना चाहिए एवं साथ ही साथ धारणीय उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें देख लेंगे कि रामसर सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 2 फरवरी 1971 को पहली बार आयोजित किया गया था। कहाँ पे? ईरान के रामसर शहर में। ठीक है। 9वां प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संस्थान के किस प्रकार सहायक है? NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तीसरा है, NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, 2, 3, 1 और 3 या ये सभी? तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के तहत NBA का गठन किया गया है। इससे प्रश्न में दी गई सभी शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधीन एक स्वायत्त संस्था है। 10वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर है, भितरकनिका है, मानस है, सुंदरबन है। उपरोक्त में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4 ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3, 4 बांदीपुर, मानस, सुंदरबन। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बांदीपुर, मानस एवं सुंदरबन बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। वर्तमान में भारत में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। वर्ष 2014 में पीलीभीत उत्तर प्रदेश तथा बोर महाराष्ट्र में बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। राजाजी बाघ आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड, औरंग बाघ आरक्षित असम तथा कमलांग बाघ आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश भारत में नए बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये श्रृंखला जो है वो समाप्त होती है। आप निरंतर पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।